प्यारे बच्चों, हमारा अध्याय चल रहा था 3 वर्ग, जिसमें जो है हमने अलग अलग पॉइंटों के थ्रू किया था उसको। नई कृषि प्रौद्योगिकी जो था हमारा लास्ट पॉइंट था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो नए तरीके के हल थे वो बन गए थे। पहले जैसे जो हल थे वो लकड़ी के हल थे, वो ऊपर की परत को हटा पाते थे, लेकिन अब जैसे जो हल थे वो लोहे की परत के बनने लगे थे और वो उनके साथ सांचेदार पटरे भी बनने लगे थे, जो ऊपरी मृदा थी उसको पलट देते थे। तो अब हम पढ़ेंगे चौथा वर्ग, यानी कि ये लेसन का जो नेम है उस आधार पर देखें तो इसमें 3 वर्ग होने चाहिए, जिनके विषय में हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर अब जो पॉइंट है वो है चौथा वर्ग नए नगर और नगरवासी, यानी कि जो चौथा वर्ग है वो नगरों में ही आकर के बना था। तो चौथा वर्ग क्या था, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब हल जो हैं वो भी आ गए और नए हलों से क्या हुआ, कृषि का जो है वो विकास होने लगा। अब जब कृषि का विकास होगा तो कृषि का जब विकास होगा तो कृषि के विस्तार के साथ ही जैसे जनसंख्या भी बढ़ेगी, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का भी इन सब कृषि के विकास के साथ जो है इनका भी विस्तार हुआ। जनसंख्या जो थी वो जैसे पहले जो है जब हम देखें तो यूरोप की जो जनसंख्या थी वो 420 लाख और फिर धीरे धीरे 620 लाख, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व 420 लाख, फिर 1200 ईस्वी में देखें तो 620 लाख और फिर 1300 ईस्वी में देखें तो लगभग 730 लाख जो है वो हो गई थी। तो इतनी जनसंख्या जो है वो कैसे बढ़ी, क्योंकि जैसे कृषि अच्छी होने लगी थी तो जो कृषक थे या फिर जो वहाँ के व्यापारी थे उनको बेहतर आहार जो है वो मिलने लगा था, जिसके कारण ये जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी थी। तो उसी के साथ ही व्यापार में भी वृद्धि हुई। जैसे अब जो फसल उगाई जाएगी वो अगर अधिक होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, व्यापार में भी अपने आप ही वृद्धि होगी, क्योंकि किसान के पास फालतू है फसल तो वो बेचेगा। और उसी के कारण ही नए नगर और नगरवासी जो हैं वो बने। जैसे 8वीं शताब्दी में हम ये जो है ये 13वीं शताब्दी का जो है वो वर्णन है। तो इसमें क्या था कि जो 8वीं शताब्दी में देखें तो जो व्यक्ति था, जो जीवन प्रत्याशा थी उस समय की तो वो बहुत कम थी, लेकिन इस समय के दौरान जो जीवन प्रत्याशा है, जो आयु की प्रत्याशा है वो भी बढ़ने लगी थी। यानी कि पहले जो मनुष्य 60 वर्ष तक जीता था अब वह 70 वर्ष तक जीने लगा था, क्योंकि उसको बेहतर आहार जो है वो मिलने लगा था। और इसी रूप में अगर हम देखें तो पुरुष का जीवन जो था वो ज़्यादा था, पुरुष यानी कि ज़्यादा समय तक जीता था और औरत की जो स्थिति थी वो अब भी कम थी। और फिर जैसे इसके अंदर क्या हुआ कि जो रोमन साम्राज्य थे, उस रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर जो हैं उजाड़ और तबाह हो गए थे। परंतु जैसे हमने पढ़ा 8वीं शताब्दी के अंदर, 9वीं शताब्दी के अंदर जो रोमन साम्राज्य था उसके वो बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन अब जो है कृषि की उन्नति के कारण धीरे धीरे जो है वो नगर दोबारा से बसने लगे थे। और फिर नगर के जो है वो चौक बनने लगे थे और चौक के अंदर एक चर्च होती थी, व्यापारी जो है वो अपने घर बना सकते थे और कृषक जो है वो भी अपने घर बना सकते थे। यानी कि नगरों का जो है वो विकास होने लगा था। और विकास होने लगा था तो वहाँ पर जो लार्ड होते थे, जिनकी ज़मीन पर ये नगर जो है वो बसाए जाते थे, तो उस लार्ड को भी टैक्स जो है वो दिया जाता था, यानी कि वो टैक्स लेकर के जो है वो नगर बसते थे। और फिर कृषक जो होते थे वो क्या चाहते थे, स्वतंत्र जीना चाहते थे। तो वो स्वतंत्र जीना चाहते थे तो वो भी शहरों की ओर भागते थे और शहरों में वो आकर के छिप जाते थे और फिर क्या बन जाते थे, वो वहाँ आकर के, जैसे उनके कार्य के अंदर निपुणता नहीं थी,
क्योंकि वो कृषि कार्यों को जानते थे और शहर में कार्य करने के तरीके जो थे वो अलग थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ करके बसने लगे थे। और शहरों में अधिकतर कौन पाए जाते थे? दुकानदार पाए जाते थे और व्यापारी जो है वो बहुतायत मतलब बहुत अधिक संख्या में जो है वो पाए जाते थे। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर शहरों के अंदर विशिष्ट व्यक्ति भी होते थे। ये विशिष्ट व्यक्ति कौन से? जो वकील हैं, साहूकार हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो वकील नहीं बन सकता। और जब जैसे जैसे जो जनसंख्या है वो बड़ी है, तो बड़े नगरों की जो जनसंख्या है बढ़ने से और इनकी भी जो है वो ज़रूरत पड़ गई। जैसे जो कौन बने, जैसे जो वकील बने और जो साहूकार बने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो छोटे लोगों को कर नहीं दे सकता था और साहूकार व्यक्ति ही विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति किनको कहा गया है? इन्हीं को, जो विशेष रूप से जो है वो लोगों को जो कर देते थे। और जो है ये चौथा वर्ग जो है वो सामने आया। बड़े नगरों की जनसंख्या जो है लगभग 30,000 हो गई थी और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग जो है वो बना दिया था। फिर उसके बाद आर्थिक संस्था का जो आधार था वो श्रेणी था। श्रेणी जिसको संघ भी कहा जाता है, मंडली भी कहा जाता है और जिसको गिल्ड भी कहा जाता है। प्रत्येक कोई भी जो जैसे शिल्पकार होते थे या कोई भी जो उद्योग होता था, तो उसके अंदर क्या होता था कि जैसे एक ही श्रेणी में संगठित होता था, यानी कि एक ही संघ के, एक ही मंडली के जो लोग होते थे वो कार्य करते थे। यानी कि 20 लोगों की जैसे मान लो एक मंडली बन गई, तो वो किसी पत्थर पर शिल्प का कार्य यानी कि पत्थर पर गुदाई का कार्य अगर वो कर रही है, तो वो यही वहाँ पर जो 20 लोग हैं वही जो है वो करेंगे। और फिर जैसे श्रेणी सभागार जो था वो प्रत्येक नगर में आवश्यक अंग होता था और वह अनुष्ठानिक समारोह के लिए जहाँ जैसे जो संघ होते थे उनका जो प्रधान होता था वो औपचारिक रूप से उनसे मिला करते थे। पहरेदार जो थे वो नगर के चारों ओर जो है पहरा दिया करते थे और इधर उधर घूम करके शांति को स्थापित किया करते थे। और उस समय के दौरान जो नगरों के अंदर संगीतकार थे, वो संगीतकार जो थे वो जैसे कोई प्रतिभोज होता था या फिर नागरिक जब जुलूस निकालते थे, तब जो संगीतकार होते थे वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते थे। सराय क्या होती है? जैसे धर्मशाला होती है। जैसे आप गांव में, शहर में या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ आप किस में रहते हैं? किसी होटल में या धर्मशाला में जब आप रहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो उस सराय को या फिर उस धर्मशाला को देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही जो सराय बनाई जाती थी, यानी कि बाहर से आने वाले जो व्यक्ति होते थे उनके ठहरने के लिए जो स्थान बनाया जाता था, उसकी देखभाल करने वाले जो होते थे वो यात्रियों की भी देखभाल करते थे। और फिर जैसे जो 11वीं सदी है उसमें जैसे पश्चिम एशिया के साथ नए व्यापार मार्ग जो थे वो विकसित हुए थे और उसके साथ ही जैसे जो समुद्री उत्तरी सागर से दक्षिणी की ओर समुद्र यात्रा जो करते थे और वो उस समय के दौरान जब आते थे तो व्यापारी वस्त्र जैसे वो दे करके जाते थे और उसके बदले में फर जो है वो भी ले जाते थे, फर। और दूसरे नंबर पर वो शिकारी बाज ले जाते थे। शिकारी बाज जो है वो ले जाते थे और उसके बदले में हमें यहाँ पर यूरोप में कपड़ा आदि जो है वो दे जाते थे। फर क्या होती है? एक प्रकार के चमड़े को भी फर कहा जाता है और जैसे जिसकी ऊपर से लुएदार चमड़ी होती है उसको उतार करके उसको भी फर कहा जाता है। इसके बाद आता है कैथीड्रल नगर। अब ये कैथीड्रल क्या होता था? एक बहुत बड़ी चर्च होती थी, उसको कहा जाता था कैथीड्रल। और इसी के इर्द गिर्द जो है व्यापारी जो होते थे वो इसी के एक चर्च के इर्द गिर्द ही जैसे जो नगर बसाते थे, छोटे छोटे नगरों को बसाया जाता था और उसी को ही जो है कैथीड्रल जो नगर है वो कहा जाता था। और ये जो कैथीड्रल
कैथेड्रल जो चर्च होती थी, ये अमीर व्यक्ति जो होते थे वे अपने धन के द्वारा धन खर्च करने का उनका एक अच्छा तरीका था, यानी कि वो इस चर्च को दान देते थे धन अपना। और फिर जैसे फ्रांस के अंदर जो चर्च बनाई जाती थी उसको कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण जो है उस समय के दौरान होने लगा। और फिर जैसे विभिन्न समूह जो थे वो अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उसका निर्माण में सहयोग देने लगे थे। और कैथेड्रल जो होती थी वो पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने के लिए अनेक वर्ष जो है वो लग जाते थे। और फिर कैथेड्रल जो है वो आसपास के क्षेत्रों में जैसे जब बस जाते थे तो वे उन लोगों के लिए तीर्थ स्थान जो है वो बन जाते थे। और वहाँ पर जैसे जो तीर्थ स्थान बन जाते थे तो उसके चारों ओर जो है वो छोटे छोटे नगर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि छोटे छोटे नगर जो है वो विकसित हो जाते थे। और कैथेड्रल इस प्रकार से बनाए जाते थे कि जो पादरी होते थे वहाँ पर अगर वो आवाज़ लगाएं तो वो आवाज़ जो है वो दूर दूर तक सुनाई पड़े। और वहाँ पर भिक्षुओं के गायन जो है वो अधिक मधुर सुनाई पड़ते थे। और प्रार्थना में सभी को बुलाने के लिए वहाँ पर घंटियाँ लगाई जाती थी, जो घंटियाँ दूर तक सुनाई देती थी। और खिड़कियाँ जो होती थी वो कांच की बनी हुई होती थी, वहाँ से सूर्य की रोशनी जो है वो अंदर तक जाती थी और उसको बहुत चमकदार जो है वो बना देती थी। और जब सूर्य अस्त हो जाता था तो वहाँ पर मोमबत्तियाँ जो हैं वो जलाई जाती थी और मोमबत्तियों से उसको जो है बहुत सुंदर जो है सजा दिया जाता था। और जैसे जो कांच की खिड़कियाँ होती थी उनके ऊपर जैसे ऐसे चित्र बनाए जाते थे जैसे वो बाइबल की कथाओं का वर्णन कर रहे हों। और ऐसे चित्र होते थे जिनको अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। तो कुछ इस तरह की चर्च जो है, कैथेड्रल चर्च जो है वो बहुत सुंदर और कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं जैसे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है 14वीं सदी का संकट, यानी कि जैसे पहले 13वीं सदी तक, जैसे 8वीं सदी में जो है वो संकट का समय था, 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं। और फिर जैसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है सुधार आने लगा। 11वीं 12वीं 13वीं सदी का अगर हम देखते हैं तो उस समय का जो यूरोप का वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन 14वीं सदी में यह फिर से जो है यूरोप जो है वो संकट से घिर गया और इसका आर्थिक विस्तार जो था वह बहुत धीमा पड़ गया। और फिर जैसे जो सामाजिक असंतोष था वो इसके अंदर फैल गया। और जैसे पहले जो ग्रीष्म ऋतु थी उसका स्थान फिर से, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पहले वहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती थी, तो फिर से वही जो ग्रीष्म ऋतु थी उसने फिर से ठंडी ऋतु में परिवर्तित हो गई। और जो फसल पैदा होती थी उसका मौसम जो था वो फिर से छोटा हो गया और ऊंची भूमि पर फसल जो था वो उगाना बहुत ही कठिन हो गया। और सागरों के अंदर भी जो है बाढ़ आने लगी, तूफ़ान आने लगे। और फिर जैसे जो जंगल थे, जो चरागाह कृषि भूमि थी उनमें बदल गई और गहन जुताई न हो पाती थी, जिससे जैसे जो फसलों का क्षेत्र था, जैसे पहले 2 क्षेत्रों में, जैसे 3 क्षेत्रों में कृषि को बांटा जाता था, तो फसल चक्र जैसे 3 क्षेत्रीय बन गया था। 2 क्षेत्रों में फसल बोई जाती थी, एक को जैसे परती छोड़ दिया जाता था, तो वो भू संरक्षण में ऐसे में अभाव होने लगा। जनसंख्या वृद्धि जो है वो पहले तेज़ी से हुई थी, लेकिन संसाधन अब कम पड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अकाल जो है वो पड़ने लगा। 1315 से 1317 के बीच में यूरोप के अंदर भयंकर जो है वो अकाल पड़ा, जिससे अनगिनत पशुओं की और अनगिनत लोगों की जो है वो मौतें हुई, जिससे जनसंख्या जो है वो कम हो गई। और साथ साथ जैसे ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो चांदी की खानें थी उनमें उत्पादन में काफ़ी कमी होने के कारण धातु मुद्रा में भी भारी कमी आ गई, और जिससे जो है वो व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ।
और फिर जिसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण जो है वो बढ़ाना पड़ा। और फिर जैसे जो लोग थे वो वहाँ पर 12वीं से 13वीं सदी में जैसे व्यापार के लिए दूर दूर देशों से व्यापार करने के लिए आते थे, तो जो पोत यानी कि जो हवाई जो समुद्री जहाज आते थे वो तटों पर जब आते थे तो उनके साथ जो है वो चूहे आने लगे, और चूहों के आने से प्लेग जैसी महामारी जो है वहाँ पर फैल गई, और जिससे प्लेग जैसी महामारी फैलने से जो ये महामारी जो थी वो बुरी तरह से फैल गई 1347 से 1350 के मध्य में। और फिर उसके अंदर जैसे यूरोप में आबादी जो है वो कम होने लगी और इससे मौतों की संख्या जो थी वो बढ़ गई। इसके बाद सामाजिक असंतोष, इसमें क्या हुआ कि जैसे जो लाट थे उनकी आमदनी जो थी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई, और मज़दूरी की दरें जो थी, जैसे मज़दूर अब मिलते नहीं थे तो मज़दूरों की दरें जो थी वो बढ़ने लगी, और अभिजात वर्ग की आमदनी जो थी वो भी जो है वो घट गई। और जो पुराने मज़दूर थे जो सेवाओं में जैसे लगते थे तो वो अब कम होने लगे, और जो कृषक थे विशेषकर जैसे पढ़े लिखे और समृद्ध किसानों द्वारा उनका हिंसक विरोध भी किया जाने लगा। फिर उसके बाद जो है राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए, जैसे जो फ्रांस था, फ्रांस में जैसे लुई 11वां, ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, और स्पेन में इसाबेला और फ्रीलैंड निरंकुश शासक थे, यानी कि वो अपनी चलाते थे, किसी की भी नहीं सुनते थे। और स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुंदर पार विस्तार की नई संभावनाओं की जो है उस समय के दौरान शुरुआत भी की थी। तो उस समय के दौरान जो राजा थे, जैसे पहले जो सामंतवादी, सामंतशाही, जागीरदारी और सामंत प्रथा के विलय और आर्थिक विकास ने धीमी गति ने इन शासकों को भी प्रभावित किया और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का जो पहला मौका जो था वो दिया। सामंतों ने अपनी सेना जो है वो बनानी शुरू कर दी थी, और उस सेना को जैसे बंदूकों से और बड़ी तोपों से जो है सुसज्जित किया जाता था, जो पूर्ण रूप से उन शासकों के अधीन रहती थी। तो अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली की शक्ति के प्रदर्शन के समक्ष जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ, जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सके। और फिर फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास जो है वो इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनता था। और 1614 में बालक शासक लुई जो है वो लुई 13वां के शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्टेट जनरल कहते थे, और जिसके 3 सदन होते थे जो 3 वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे, का एक अधिवेशन हुआ। और इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। और इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह जो है वो लेनी पड़ती थी। ये आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, व हाउस ऑफ कॉमन जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे और शामिल रहते थे। और वर्तमान में फ्रांस में अब गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद तीनों राष्ट्रों के इतिहास ने अलग अलग दिशाएं जो हैं वो अपनाई थी। तो इस तरह से आपका ये जो अध्याय है वो समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, और जहाँ से ना समझ में आए तो आप फ़ोन द्वारा या फिर आपकी सैटरडे को जूम मीट होती है उसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।